हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित का अध्याय सेकंड, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको स्टार्ट करने वाले हैं और ये है बीज गणित का अध्याय सेकंड, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इससे पहले अध्याय जो बहुपद चैप्टर था, यदि आप उसको कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये है इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को सारी इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यदि देखिए, यदि ए एक्स प्लस में बी प्लस में सी बराबर में 0, जहाँ पे ए और बी, जहाँ पर ये ए और ये बी, ए और बी और सी वास्तविक संख्याएं होगी, जहाँ पर ए बी और ये सी, ये तीनों यदि वास्तविक संख्याएं होगी और ए बी नो इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर प्लस में सी बराबर में 0 रहेगा। मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ पर मान रहे हैं 2x प्लस में 3y और प्लस में 4 इजकल टू में 0, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ कोई चर राशि होगी, इस संख्या के साथ कोई चर राशि, फिर कोई संख्या के साथ डिफरेंट चर राशि और फिर इसके साथ फिर कोई संख्या रहेगी तो उसके बराबर में 0। तो ये हमारी कहलाती है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में 0 के रूप में रहेगा तो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पे क्या कहलाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो चर वाले समीकरण कहते हैं। अब उसके नीचे में देखिए क्या लिखा गया है कि अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी होते हैं, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है और ए बी नो इक्वल टू 0 के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं 2x प्लस में 3y प्लस में 4 बराबर में 0, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो 2 दिया गया और ये 3 दिया गया, ये 0 के बराबर में नहीं होगा। यदि यहाँ पर 0, मान लीजिए कि इस 2 के जगह पर 0 रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 के जगह पर 0 गुना में x प्लस में इस 3 के जगह पर 0 और गुना में y, ठीक है ना, और प्लस में 4 इजकल टू मान लीजिए 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैं आपको पीछे बता थी कि अगर 0 किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और प्लस में इसको भी इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और प्लस में 4 इजकल टू में 0 हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, तो इसको करते हैं तो 4 बराबर में 0 हो गया। अब आप बताइए कि यदि हम इसको इस तरीके से यहाँ पर 0 लिए हैं तो 0 बराबर हमारा क्या आया, 4 आया है। तो बताइए क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि यदि यहाँ पर ए और बी और यहाँ पर सी, ये तीनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब क्या, इस तीनों की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, तो वो हमारे कहलाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिए। और उसके नीचे में लिखा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पर मैं आपको बताई थी दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इजकल टू में 0, इसकी संख्या, इसकी जो हल होगी वो अनगिनत होगी। अब बोलेंगे आप कैसे होगा अनगिनत हल। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पर जो समीकरण ली थी 2x प्लस में 3y और प्लस में 4 इजकल टू में हमने 0 ली थी। अब इसको तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस में 3y और इजकल टू माइनस में 4। क्यों? क्योंकि चर राशि को एक जगह लिख लिए और जो अचर राशि जो बच गया था चर राशि, उसको हम बराबर की आर्थ साइड में ले आइए। अब देखिए, अब हम यहाँ पर यदि मान लीजिए x बराबर में यदि हम 1 रखते हैं तो 2 गुने में 1 प्लस में 3y इजकल टू माइनस में 4 आया। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 प्लस में 3y इजकल टू माइनस में 4 आया। यहाँ से 3y इजकल टू में माइनस में 4 और ये क्या है, इधर प्लस में है तो इधर में जाएगा माइनस में। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3y इजकल टू माइनस में 4 2 6 हो जाएगा और y बराबर में क्या आया हमारा, माइनस में 2 आया। अब देख लिए, यही हुआ इस समीकरण का हल। अब हम जो यहाँ पर समीकरण लिए थे 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इजकल टू में 0, इस समीकरण का देख लीजिए कि यदि हम यहाँ पर x बराबर में 1 रखे हैं तो हमारा y का वैल्यू लास्ट में माइनस में 2 आया। यदि मान लीजिए हम इस x की जगह पर 2 लेते तो फिर y का जो मान आता वो भी कुछ चेंज आता। फिर यहाँ पे x की जगह पर 3 लेते तो फिर इसका y का वैल्यू क्या आता, चेंज आता। तो मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए और y का वैल्यू आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल आएगा वो अनगिनत होती है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताई हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। अब जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे देख लीजिए, मैं आपको समझा दी लेकिन फिर से यहाँ पर समझ लीजिए कि y बराबर 2x प्लस में 3 या 2x माइनस में y प्लस में 3 इजकल टू में 0 है। अब मैं आपको बताई थी ना, इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
यहाँ पर क्या था देख लीजिए कि 2x माइनस में y प्लस में 3 इजिकल टू में 0। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो आपको यहाँ पर बताई कि यहाँ पर देख लीजिए कि 2x प्लस में 3y बराबर प्लस में 4 इजिकल टू में 0। अब यहाँ पर इसका मीन्स क्या निकल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप तब दर्शा सकते हैं जिसमें कि यहाँ पर कोई अचर राशि के साथ कोई चर राशि डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक अचर राशि है, 2 एक अचर राशि है, 3 भी एक अचर राशि है और 4 भी एक अचर राशि है। अब देखिए इस दोनों के साथ हमारा एक x और एक y है, जो कि दोनों है अल्फाबेट्स के लेटर्स ही हैं लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पर ये x है और यहाँ पर एक y है। यहाँ पर a रहना चाहिए या फिर यहाँ पर b होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर चेंज हो सकता है। यहाँ पर x a b c d यहाँ पर कोई भी लेटर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे हो जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको ये समझने वाली बातें थी, आपको छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए कि हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने x बराबर 1 रखी हूँ, तो x बराबर 1 रखने पर y का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यदि इसी को हम इस तरीके से लिखें तो इसमें भी यदि हम x बराबर 1 रखेंगे तो फिर y का वैल्यू 5 ही आया है। तो आई होप कि मैं आपको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हलों की संख्या होती है वो अनगिनत तो होती है, लेकिन किस तरीके से अनगिनत होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो कंसेप्ट समझ में आपको आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। जो चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो अब हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण समझे उसी तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ही है। क्यों? क्योंकि देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, मान लीजिए कि हमने ये मानी थी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, हमने मानी कि ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यही रहेंगे और मतलब ये रहेगा यही, लेकिन इसी का दो रहेंगे यहाँ पर। जैसे क्या, यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर a1x मतलब कि इस a1 की जगह पर कोई और कोई संख्या हो सकती है, इस b1 की जगह पर कोई संख्या होगी और यहाँ पर तो xy तो रहेगा ही, और यहाँ पर c1 की जगह पर कोई संख्या हो सकती है, जिस तरीके से मैं आपको अभी जो बताई थी एक पेज पर। और यहाँ पर देख लीजिए a2 मतलब यहाँ पर भी कोई संख्या, फिर xy, फिर यहाँ पर भी b की जगह पर भी कोई संख्या और c2 की जगह पर भी कोई संख्या रहेगा। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो समीकरण आ जाएंगे, तो वो हमारे कहला जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहला जाते हैं। जैसे ही हमारे सेंटेंस यहाँ पर क्वेश्चन में लगा हो युग्म किसे कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो आप दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर अगर समीकरण दो हो तो हमारे हो जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जहाँ पर a b c और a2 b2 c2 मतलब क्या हुआ, जहाँ पर a b c और a2 b2 c2 ये तो कोई वास्तविक संख्या ही ना होगी जो कि मैं आपको ऊपर बताई थी, एवं a1 b1 a2 b2 नो इक्वल टू 0 के बराबर। मैं आपको अभी भी बताई हूँ कि यहाँ पर a b c a2 b2 c2 यहाँ पर 0 कभी नहीं होनी चाहिए। यदि 0 रहेगी तो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे नहीं, समीकरण बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कहाँ से बनेंगे, जब समीकरण नहीं बनेगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, तो वो समीकरण युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। अब ये तो आपको भली भांति समझ में आ गया। अब ऊपर में नीचे में आपको कुछ बताती हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यहाँ पर एक हल होता है, कोई हल नहीं होता, अनगिनत हल भी होती हैं। अब मैं जब मैं आपको बताई थी दो चर वाले रैखिक समीकरण ओनली फॉर मैं आपको बताई थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण में हमारा अनगिनत हल होते थे, एक हल भी, दो हल भी, तीन हल भी, बहुत सारे हल उसके हो सकते हैं। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होते हैं कि उसका तो हल एक होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर अनगिनत हल होंगे। ठीक है ना। इसमें तीन कंडीशन होना चाहिए इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेखा चित्र हमेशा सरल रेखा होता है। मतलब क्या हुआ कि मैं जो आपको ऊपर बताई थी यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ना कि समीकरण युग्म है। तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब जब इसका ग्राफीय आलेखन से निकालेंगे, लेखाचित्र की विधि से निकालेंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, सरल रेखा से जाएगी, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, उसी में आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वो भी आपको इससे ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज है, तो इसको तो आपको साफ ही नहीं स्किप करना है वीडियोज को। ओके, तो देख लीजिए। तो मैं आपको क्या बताया नीचे में कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेखा चित्र ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। कैसे होता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली। चलिए आगे देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं आपको बताई थी कि एक हल कैसे होते हैं, दो हल कैसे होते हैं, या फिर कोई हल भी नहीं होता है, अनगिनत हल होते हैं, कैसे होते हैं वो आप यहाँ पर समझिए। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहाँ ही होता है, एक हल या फिर कोई हल नहीं या फिर अनगिनत हल होते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि एक हल को ही बोलते हैं हम लोग अद्वितीय हल। तो यहाँ देखिए एक हल कब होगा, जब हम उसको यदि हम ग्राफ विधि से दिखाएंगे तो यदि वह रेखा यदि प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, मान लीजिए कि यदि वो प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका एक हल होगा, ठीक है ना, जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वो उसका हल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे हो जाएंगे एक हल। लेकिन देख लीजिए अगर हम कोई हल नहीं होगा तो उसे में कैसे समझेंगे, देख लीजिए जब कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए हमारे क्या होगी, जो रेखा होगी वो समांतर होगी। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली रेखा है वो जिस तरीके से उसी तरीके से दूसरा भी रेखा दिया गया है, तो दोनों की समांतर है। तो ये हमारे क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब क्या कोई कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, ये मतलब कि एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, तो हल कहाँ से निकलेगा, इसीलिए इसका कोई हल ही नहीं आएगा। अगर हम तीसरे की बात करें जिसका अनेक हल हो सकता है, मतलब अनगिनत हल होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिंपल सी है, मतलब यहाँ पर रेखा जो होगी वह एक दूसरे के ऊपर कटेगी। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस तरीके से नहीं कटेगी, यहाँ पर जो पहली रेखा आई थी वहीं से फिर दूसरी रेखा भी चली गई, तो वो हमारे हो जाएंगे संपाती रेखाएं, ठीक है ना। तो वहाँ वो हमारे इसका हल क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे। तो वो हमारे किस तरीके का हो जाएगा, तो संपाती हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एक हल कब होगा, जब जो रेखाएं होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो हमारे उसकी एक रेखा एक हल होगा। और जब दूसरे के समांतर एक दूसरे की समांतर तो हमारे हो जाएंगे, कोई हल उसका नहीं होगा। और जब एक दूसरे के ऊपर हो तो हमारे संपाती रेखाएं हो जाती है, तो उसका मतलब अनेक हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक आलेख से मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी एक ये फिगर से बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हमारा दिया गया है कि अनुपात, हलों की संख्या और आलेखी निर्देशांक। अब यहाँ पर समझने वाली मेन इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको समझ जाएंगे ना, तो जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसमें आपको ये चीज़ समझे रहेंगे आप, तो उसमें जो प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए अनुपात में जब हमारा यहाँ पर A1 A2 B1 B2 लिखा गया, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझने में कन्फ्यूजन होती होगी। अब कैसे, अब यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए मैं आपको जस्ट यहाँ पर बताई हूँ कि A1x B1y और C यहाँ पर बराबर में 0 दिया गया, फिर यहाँ पर A2x B2y प्लस में C इक्वल टू में यहाँ पर क्या है हमारा 0 दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में तो नहीं आया। अब देखिए इसका मतलब यही हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए और यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर आइए। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पर समझिए कि 2x प्लस में 3y बराबर में 7, जो कि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होना चाहिए, एक तो x है और एक y है। तो इससे भी आपको समझ में आ गया कि जिस अगर समीकरण में दो चर है तो वो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, और यहाँ पर दो चर हैं तो वो हमारे हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देख लीजिए कि हमारा ये समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण क्या है, सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में देखिए दोनों में x और y है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हुई। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसका उसके आगे देखिए कि यहाँ पर हमने A1 बराबर में 2 लिखी, B1 बराबर में 3, C1 बराबर में 7 और A2 बराबर में 3 और B2 बराबर माइनस में 2 और C2 बराबर में 8 लिखी। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप समीकरण जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस समीकरण में जो इस x के साथ जो पहला लगा हुआ है वो हमारा A1 लिखाएगा। फिर समीकरण फर्स्ट की बात करें, समीकरण यदि फर्स्ट में देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में ABC को दर्शाएंगे और फिर समीकरण सेकंड में ABC को दर्शाएंगे। तो समीकरण सेकंड के लिए A2 B2 C2 रहेंगे और समीकरण फर्स्ट के लिए A1 B1 C1 रहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा यहाँ पर x के साथ जो लगा हुआ वो हमारा A1 कहलाएंगे, फिर y के साथ जो लगा हुआ वो हमारे B1 कहलाएंगे, और जो उसके साथ जो आगे लिखा गया अचर राशि जो दिया गया है वो हमारे C1 कहलाएंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि A1 बराबर में 2 लिखा गया, जैसे यहाँ पर x के साथ 2 लगा हुआ तो A1 बराबर में 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये y के साथ 3 लगा हुआ, इसका मतलब क्या होगा B1 बराबर हमारा 3 हो गया। और अचर राशि को देखते हैं तो अचर राशि हमारा केवल 7 ही दिया गया, तो यहाँ पर C1 बराबर 7 हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए समीकरण सेकंड के लिए बात करते हैं। तो समीकरण सेकंड में क्या दिया गया, यहाँ पर 3x दिया गया, तो समीकरण सेकंड में 3x दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 दिया गया वो हमारा A2 है, तो ये हमारे हो जाएंगे A2। फिर 2y दिया गया, इसमें 2 क्या हमारा यहाँ पर B2 हो गया, और C1 हमारा क्या यहाँ पर हमारा सॉरी C2 के रूप में क्या दिया गया 8 दिया गया, तो यहाँ पर C2 के बराबर 8 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि A1 B1 C1 क्या होता है, A2 B2 C2 क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया।
अब देखिए, अब यहाँ पर इस यही लिखा गया कि A1/B2 नो इक्वल टू B1/B2 के रहेंगे तो हमारा अद्वितीय हल हो जाएंगे। देखिए, इसको यदि आप बिना ग्राफ से निकालना चाहते हैं, मतलब कि जो मैं आपको ऊपर बताई थी ना, ये यहाँ पर जो मैं आपको बताई थी कि ये तो आप तब निकाल सकते हैं समीकरण को जब आप समीकरण में एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करने के बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यदि वो प्रतिच्छेद करती है तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रतिच्छेद है, या इसकी मतलब एक हल है, इसकी अनेक हल है, इसका कोई भी हल नहीं है, उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बिना हम ग्राफीय से निकालना चाहते हैं कि कैसे इसका एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा, और या फिर किस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, यदि आप बिना ग्राफीय से निकालना चाहते हैं तो फिर से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए कि समझने वाली बात ये है कि जब हमारा A1/A2 नो इक्वल टू B1/B2 के रहेंगे तो उसका हमारा अद्वितीय हल होगा, मतलब कि एक हल होगा, उसी को हम लोग संगत भी कहते हैं। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में संगत भी लिखा होता है कि संगत हल निकाले, एक हल निकाले, अद्वितीय हल निकाले। तो जब आपको ये समझ में आएगा तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना, कि अद्वितीय हल है इसका, कि एक हल है, कि इसका संगत है, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हमारा A1/A2 नो इक्वल टू B1/B2 के रहेंगे तो उसका एक हल होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 के, उसका एक हल होगा। और वो भी क्या होगा, आलेखीय निरूपण से देखेंगे तो वो प्रतिच्छेद करेगी उसके, ठीक है ना। देखिए, यदि हम वही एक समीकरण लिखूं, मान लीजिए एक समीकरण युग्म है और इस समीकरण को बिना आलेखीय निरूपण से हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इसका एक हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अनगिनत हल है, तो इस तीनों में से तो कोई एक ही होगा ना। इसका या फिर तो एक हल होगा, या फिर तो दो हल, या फिर कई हल होंगे, या नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए, हम कैसे बिना ग्राफीय से निकाल पाएंगे यहाँ पर इस आलेख की सहायता से, इसको इस जो यहाँ पर दिए गए इस पैराग्राफ की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स कि हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, हमारा जहाँ पे A1 क्या हमारा 2 दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो लिखे तो आपको समझ में आ ही गया। देख लीजिए, जांच करें कि हलों की संख्या कितनी है। अब इस पैराग्राफ की सहायता से देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमको सबसे पहले इसे यदि हम कोई हल नहीं, इसका हमें यदि जांच करना है हमको कि इसका एक हल है, तो एक हल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कि A1/A2, क्योंकि इसमें A1/A2 और B1/B2 2 की नीड है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की नीड करके उसको अनुपात में ले आएंगे और इसको यहाँ पर प्रूव्ड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि A1 बराबर में 2 दिया गया और A2 बराबर में 2, क्योंकि हमें A1/A2 में क्यों लिखी, क्योंकि हमने यहाँ पर बताई थी A1/A2। अब यहाँ पर जब मैं बताई थी आपको A1/A2, इसीलिए हमको निकालने की नीड थी यहाँ पर A1/A2 और उसके बाद B1/B2 निकालने की नीड थी, तो हमने यहाँ पर क्या कर ली, B1/B2 को भी निकाली हूँ। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जब दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, जब दोनों बराबर नहीं रहेगा तो उसका हमारा हल एक होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि A1/A2 2/2 आया है और यहाँ पर 3/-2 आया। अब देख लीजिए, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू, आपको A1/A2 और B1/B2 को नहीं देखना है, आपको ये वैल्यू देखनी है कि दोनों वैल्यू बराबर आया। दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इस रूप में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक हल है। तो आपने समझ लिया फ्रेंड्स कि किस तरीके से समीकरण युग्म को आप समझ सकते हैं, किसका एक हल है, किसका अनेक हल है, या फिर इसका कोई भी हल नहीं है। तो आप कैसे समझ पाएंगे, मैं आपको यहाँ पर बता दी कि एक हल होने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद देखिए, यदि कोई हल नहीं हो उस समीकरण का, यदि मान लीजिए कोई भी हल नहीं होगा, तो उसको जांच करने के लिए हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की नीड होगी। जहाँ पे A1/A2 B1/B2 बराबर तो रहेगा इस दोनों के बराबर, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, ठीक है ना। तो हमारा उसका हल हो जाता है, कोई हल उसका नहीं होगा। वो हमारे किस तरीके हो जाएंगे, तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या है कि अनेक हल होने के लिए क्या शर्त है हमारा, तो अनेक हल होने के लिए शर्त है हमारा कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर C1/C2 के। जब तीनों बराबर हो जाएंगे हमारे, तो उसका अनेक हल हो जाएंगी, वो आश्रित हो जाएंगे और उसका संगत भी हो जाएंगे। इसका भी संगत, इसका भी संगत और इसका भी असंगत हो जाएगा। ये तो आप याद कर ही लेंगे। मैं आपको यहाँ पर जो अद्वितीय हल, एक हल, संगत, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई हल नहीं, विरोधी, संगत, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनेक हल, आश्रित और संगत, ये भी आपको याद रखना है। और इधर तो आपको ये तो याद रखना है। आप मान लीजिए सीधे सीधे आप समझ जाइए कि आपको इस पार्ट को, इस जो यहाँ पर जो तालिका दिया गया, जो यहाँ पर पार्ट दिया गया, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है और समझने के बाद इसका आपको यूज करना है किसमें, प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया। तो अब तक तो हम लोग समझ गए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के भी अनगिनत हल होते हैं, कोई हल नहीं होता और एक भी हल होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो कितनी विधियां हैं उसके हल निकालने के लिए हम वो देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन में आ गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होता है। तो देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए दो विधियां होती है। पहला तो ग्राफीय विधि और सेकंड होता है बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और बीजगणित विधि के लिए हमें 5 फॉर्मूला के नीड होती है, जिसमें से देख लीजिए हमें 5 विधि कौन कौन से हैं हमारे। यहाँ पर देख लीजिए कि बीजगणित विधि निम्नलिखित है। यहाँ पर जो दो विधि दिए गए थे, ग्राफीय विधि और बीजगणित विधि, इसमें से हमारा दो यहाँ पर जो बीजगणित विधि का हल यहाँ पर क्या है, विधि निम्नलिखित है, जो कि पहला है तुलनात्मक विधि, सेकंड है प्रतिस्थापन विधि, थर्ड है लुप्तीकरण विधि, और फोर्थ है वर्गीकरण विधि, और फाइव्थ है अनुपात निर्णय विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यदि समीकरण युग्म दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, इसको बोलेगा लुप्तीकरण विधि से हल करें, इसको बोलेगा वर्गीकरण विधि से हल करें, और किसी क्वेश्चन किसी समीकरण युग्म को बोल सकते हैं आपको कि तुलनात्मक विधि से हल करें। तो आपको जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप अच्छी तरह से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रत्येक को बार बारी से समझाती हूँ मैं आपको यहाँ पर कि तुलनात्मक विधि को कैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि तुलनात्मक विधि, तो तुलनात्मक विधि के लिए हमारा क्या है यहाँ पर दिया गया है। तुलनात्मक विधि के लिए ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कि 2x प्लस में 3y बराबर में 19, मतलब यहाँ पर एक समीकरण ले ली हूँ। तुलनात्मक विधि को यहाँ पर समझने के लिए हमने यहाँ पर समीकरण ले ली, कोई भी समीकरण हमने यहाँ पर ले ली हूँ जो कि दो चर वाले समीकरण युग्म है। अब देख लीजिए, एक को हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमने समीकरण सेकंड मान ली हूँ। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि तुलनात्मक विधि से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या की हूँ कि समीकरण फर्स्ट से, अब हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से क्या ले लिए हैं कि 2x प्लस में 3y बराबर प्लस में 19 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि 2x प्लस बराबर 19 माइनस में 3y हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से क्यों की, यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स। देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दी कि जो समीकरण फर्स्ट था और समीकरण सेकंड था, तो उसमें समीकरण फर्स्ट ले लिया है। यहाँ पर हमने 2x प्लस में 3 बराबर 19। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 2x प्लस में बराबर में 19 माइनस में 3y हमारा हो गया। इधर क्या हमारा बराबर के इस साइड में माइनस प्लस में 3y है, और यहाँ इसके साइड इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए कि 19 माइनस में 3y हमारा हो गया यहाँ पर, तो इधर x लिए और 19 माइनस 3 बटा में 2 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड से हमारा क्या दिया गया, देखिए समीकरण सेकंड से हमारा है यहाँ पर कि 3x प्लस में 4y बराबर में 26। तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस में 4y बराबर 26 का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको यहाँ पर समीकरण सेकंड था, उस समीकरण में भी हमें x का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपको समीकरण सेकंड में x का वैल्यू निकाली, उसी तरीके से आपको समीकरण सेकंड में भी x का ही वैल्यू निकालना है। तुलनात्मक विधि से यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x का वैल्यू ज्ञात कर ली, और फिर समीकरण सेकंड में भी x का वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट था समीकरण सेकंड से, अब समीकरण फर्स्ट था समीकरण सेकंड से मैंने क्या की हूँ यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट में 19 माइनस 3 बटा 2 है, और समीकरण सेकंड में क्या निकला है x का वैल्यू 26 माइनस 4 बटा 3। देखिए यदि आप तुलनात्मक विधि से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो तुलनात्मक विधि से सॉल्व करने के लिए आप यदि x का वैल्यू इधर निकालेंगे और इधर भी x का वैल्यू निकालेंगे, तो उससे होगा क्या, जब आप इस दोनों को बराबर करेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा, और RHS को बराबर करके आप x² का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा LHS और LHS दोनों बराबर ही नहीं होगा, RHS भी बराबर है, मतलब कि दोनों साइड से इसमें और इसमें भी दोनों LHS बराबर नहीं होंगे, RHS बराबर नहीं होंगे, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि तुलनात्मक विधि में यदि हम समीकरण फर्स्ट में यदि x का वैल्यू ज्ञात किए हैं, तो समीकरण सेकंड में भी x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के बाद LHS बराबर हो जाएगा तो RHS को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो समीकरण फर्स्ट का जो x का वैल्यू था 19 माइनस 3 बटा 2, तो उसको लिख दी, और समीकरण सेकंड में जो x का वैल्यू आया 26 माइनस 4 बटा 3, तो उसको बराबर कर दी। अब दोनों बराबर हो गया, आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, देख लीजिए 19 माइनस में 3 बटा में 3, इसको हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, फिर इसको इसके साथ गुना कर देंगे। देख लीजिए हमने इसको इसके साथ गुना कर दी, यहाँ पर आया, और फिर इसको इसके साथ गुना किया तो यहाँ पर हमारा ये देख लीजिए 26 दूनी 52 माइनस में 4 3 12, यहाँ पर क्या 4 दूनी 8 y हो गया, फिर बराबर में फिर 19 3 57, और माइनस में 9 यहाँ पर क्या 3 3 9 y हो गया। अब देख लीजिए जहाँ जहाँ पर y है उस y वाला को एक जगह ले लेंगे, और फिर जहाँ पे जो अचर राशि बच गया उसको हम एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 52 और 57 दोनों अचर राशि है, तो उस दोनों को हमने एक जगह ले ली हूँ, और यहाँ पर 9y और यहाँ पर 8y कोई भी एक स्थान पर ले ली हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो माइनस से 5, इधर घटाएंगे तो माइनस में y बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर 5 बच गया। अब देखिए जब y बराबर में 5 आ गया, तो अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया गया था, देख लीजिए ऊपर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था कि 2x प्लस 3 बराबर 19 दिया गया था।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट था 2x प्लस 3 बराबर 19 दिया गया था, तो यहाँ पर हम 2x का 2x लिखेंगे, फिर प्लस में 3 और यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पर हमने जो वैल्यू आया था 5 वो हमने वैल्यू कर दी 5 कर दी, ठीक है ना। अब 2x प्लस 5 ये 15 बराबर 19 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x बराबर में 19 और इधर माइनस कर देंगे तो 15 हो गया, क्योंकि इधर देख लीजिए आपने मैं यहाँ पर क्या बताई थी कि यहाँ पर 19 और यहाँ पर 15 है, तो इस दोनों को हमने एक जगह ले ली तो 19 माइनस में 15 हो गया। तो 2x बराबर में 4 हमारा आ गया, फिर x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। किस विधि से, तो तुलनात्मक विधि से, कंपैरिजन मेथड से हमने यहाँ पर निकाल दी। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर तुलनात्मक विधि को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व कर ली हूँ। आगे मैं आपको सेकंड जो यहाँ पर मैं आपको बताई थी, देख लीजिए सेकंड जो हमारा ये दिया गया, सेकंड जो विधि है हमारा प्रतिस्थापन विधि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारा सेकंड जो यहाँ पर विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यह प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर कोई समीकरण ले ली हूँ, जो कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आपको यदि तुलनात्मक विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, कोई भी विधि हो, उसके लिए आपको समीकरण युग्म की नीड होगी, दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म की नीड होगी, और आप उसी की सहायता से आप प्रतिस्थापन विधि हो, तुलनात्मक विधि हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म ले ली हूँ, जिसको मैं हम लोग फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को समीकरण सेकंड हमने मान ली हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तुलनात्मक विधि अलग था, प्रतिस्थापन विधि अलग है, इसीलिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि समीकरण फर्स्ट में या फिर से देख लीजिए यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर हमने क्या की हूँ कि x का वैल्यू 10 माइनस वाई हो गया। अब इसमें क्या करें, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो आपको x का वैल्यू आया है ना, उस x का वैल्यू समीकरण सेकंड में रख दीजिए, तो आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा ना। देखिए हमारा यहाँ पर x का वैल्यू 10 माइनस में y आया है, ठीक है ना। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में क्या था, ऊपर में x माइनस में y बराबर में 2 दिया गया था, तो समीकरण सेकंड में x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर 10 माइनस में y रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया था, यहाँ पर x की जगह पर 10 माइनस वाई हो गया, फिर यहाँ पर माइनस में y इस गल्टू में 2 हो गया। तो यहाँ से 10 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लिखेंगे माइनस का, y यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में 2y हो गया, और इस गल्टू में 2, तो यहाँ माइनस में 2 और बराबर में, देखिए हमने यहाँ माइनस में 2 ही क्यों लिखी, क्योंकि माइनस में 2 अकेला है, 2y और 10 और 2 इधर दोनों 2 है ना अचर राशि, तो क्या करेंगे अचर राशि को एक जगह पर लिख लेंगे ना। तो देखिए हमने यहाँ पर ऊपर में क्या की हूँ, नीचे यहाँ पर कि माइनस में 2 है, इस गल्टू में 2 और माइनस में 10 हो गया। तो माइनस में 2 है इस गल्टू में, 10 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौकी 8 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आपको आ गया कि y का वैल्यू हमने 4 निकाल दी। अब सिंपल सी बात है, y का वैल्यू समीकरण यहाँ पर थर्ड में क्लियर कर देंगे, और जिससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा ना। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर y का वैल्यू हमारा कितना आ गया था, 4 आ गया। तो अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब समीकरण थर्ड कहाँ से है, जो कि आपको निकली थी ऊपर में ना, नीचे वहाँ पर कि x बराबर 10 माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पर x बराबर में 10 माइनस में y हो गया, जो कि समीकरण थर्ड था। देखिए कहाँ पर समीकरण थर्ड था, देख लीजिए हमने यहाँ पर समीकरण थर्ड मानी थी ना, जो x का वैल्यू आया था समीकरण फर्स्ट से जो निकला था समीकरण x बराबर 10 माइनस वाई, तो समीकरण थर्ड हो गया। अब इस समीकरण थर्ड में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे कि y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में थर्ड में पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा y का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू जगह पर 4 लिख दी, तो x का वैल्यू हमारा 6 आ गया, तो इसीलिए x और 6 और y बराबर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ यहीं तक था, इधर आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से जो समीकरण युग्म को। तो आगे देखते हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा थर्ड नंबर जो लुप्तीकरण विधि में क्या करेंगे, हम लोग समीकरण ले लिए हैं यहाँ पर कि 7x प्लस में y बराबर में 9 और x प्लस इन तीनों बराबर में 7। अब आपको यहाँ पर गुना में 1 गुना में 7 दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारा समीकरण सबसे पहले तो हमने क्या कर दी हूँ, देख लीजिए इसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखी हूँ 7x और प्लस में y इजकल टू में 9 है, और x प्लस में 3y इजकल टू में 7 दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया ना। अब ये जो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया और इसको समीकरण सेकंड मान ली, मैं आपको रफ में बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और यहाँ पर समीकरण सेकंड हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में हमने यहाँ पर क्या की हूँ कि आपको कोई भी चर राशि जो यहाँ पर दो चर वाले जो होंगे, यहाँ पर 7x हो गया, यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर x और यहाँ पर भी y है। अब आपको क्या करना है, या तो x वाला को या फिर y वाला को सेम कर देना है।
तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दी हूँ कि एक्स वाला को सेम की हूँ। देखिए अब यदि हम इधर इसके साथ से अपन एक्स को यदि हम 1 से गुना करेंगे और इस एक्स में इस दोनों को, आप यहाँ पर सिंपल सी समझिए कि इस एक्स वाले को आपको लुप्तीकरण विधि में एक्स वाले को या फिर वाई वाले को सेम करना पड़ता है आपको। तो देख लीजिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि एक्स वाला को सेम कर दिए हैं। तो इस एक्स वाला को सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 की नीड है और इसमें 1 की नीड है। तो इसको हम क्या कर देंगे 1 से गुना कर देंगे समीकरण फर्स्ट में, और समीकरण सेकंड में हमने क्या कर दी, इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर होगा ना। इसमें हमने 7 से गुना कर दी। तो अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट में 1 से गुना करने पर तथा समीकरण सेकंड में 7 से गुना करने पर। तो हमने यहाँ पर देख लीजिए कि समीकरण फर्स्ट को 1 से गुना कही हूँ तो 7x प्लस वाई इजिकल टू में ना हुआ, और समीकरण सेकंड को 7 से गुना करने पर देख लीजिए यदि हम इसे x को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए यदि हम x को 7 से गुना करेंगे तो 7x और प्लस का तो प्लस, और फिर 3y को 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21y और इजिकल टू 7 7 हमारा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन को चेंज कीजिए, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। अब साइन चेंज करने के बाद ये दोनों कट हो जाएंगे। अब ये दोनों कट होने के बाद देख लीजिए यहाँ पर 21 वाई और यहाँ पर भी वाई है, प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा, तो 21 में से को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 20 वाई बचेंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे माइनस में 20 वाई बराबर में यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 9 दिया गया, तो क्या हो जाएंगे माइनस में 40 और यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया और वाई बराबर 2 हो गया, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू 2 आ गया। अब सिंपल सी बात है, वाई का मान समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे या फिर समीकरण फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समीकरण सेकंड में पुट कर दी हूँ, जो कि समीकरण हमारा यहाँ पर एक्स प्लस है तीनों बराबर 7। तो हमारा y का वैल्यू समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर समीकरण सेकंड है x प्लस तीनों बराबर 7। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं y का जगह पर 2 दे देते हैं, तो जिससे हमारा x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पर 1 आया है, तो इसीलिए x बराबर 1 आया और y का वैल्यू 2 आया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया लुप्तीकरण विधि से। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा लुप्तीकरण विधि भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, तो देखिए जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना प्रश्नावली क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा नीड होगी, आप लुप्तीकरण विधि से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आप इस विधि को तो समझ ही जाइए। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इस विधि को आगे मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट जो विधि है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 5 यहाँ पर दिया गया है अनुपात निर्णय विधि। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वज्रगणखंड विधि। ठीक है ना, तो देखिए अनुपात निर्णय विधि में क्या दिया गया हमारा, यहाँ पे समीकरण ले लिए हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है। तो अनुपात निर्णय विधि में हमने यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को 11 से गुना कर दी और समीकरण सेकंड को 5 से गुना कर दी। उसका मतलब क्या हुआ कि अनुपात निर्णय विधि में आपको क्या करना पड़ता है, जो कि हमारा अचर राशि दिया गया, अचर राशि को हमको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अचर राशि 5 है और यहाँ पर 11 दिया गया, जो कि दोनों बराबर नहीं दिया गया। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 को 11 से गुना और 11 को 5 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब क्या 11 को यदि हम 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 और यहाँ पर 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं देख लीजिए कि 11x प्लस 22 है बराबर 55 हो गया। समीकरण फर्स्ट से देखते हैं और यहाँ पर समीकरण सेकंड से, तो 11 यहाँ पर क्या हो गया 15x प्लस 20 है बराबर 55 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए कि जब आप 5 को 3 से गुना करेंगे 15x प्लस में 5 हो के 20y और बराबर में 11 25 55 हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हमारा ये समीकरण निकल गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, थोड़े से ऊपर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि 11x प्लस में 22 बराबर में 15x प्लस में 20 होगा। मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए यहाँ पर जो अचर राशि जो दिया गया था वो दोनों बराबर हो गया। तो जब हमारा RHS और RHS समान हो गया तो LHS से LHS को बराबर कर देंगे ना। तो यहाँ पर हमने LHS और LHS को बराबर कर दी हूँ, जिससे हमारा क्या करेंगे यहाँ पर 11x हो गया और यहाँ 22 है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दी हूँ 22y को यहाँ पर 22y और y वाला को एक जगह लिख ली हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर दी हूँ कि 22y को यहाँ पर लिख दी 22y और इधर 20y, तो 22y को इधर और 20y को फिर यहाँ पर हमने लिख दी। तो इधर फिर x वाला को लिख 15x माइनस में 11x हो गया। उसके बाद देखिए 20y में 22y में से 20y को घटाएंगे तो 2y हो जाएगा और बटे हमने यहाँ पर उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि 15 में से 11 घटाएंगे तो 4x हो गया। अब यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर हमने y लिख दी और 4x है तो यहाँ पर 4 बट्टे इसके जो दिया गया 2 इसके बट्टे में ले गई। ठीक है ना, देख लीजिए इसके बट्टे में ले जाने पर हमारा क्या वैल्यू आया है देख लीजिए, थोड़े से ऊपर करके मैं आपको बताती हूँ। हाँ यहाँ पर समझिए कि हमने यहाँ पर 2y बराबर में 4x हो गया, अब y बराबर 4x बटे में 2 हो गया। तो ये 2 तो आपको पता ही है कि जो चर राशि के साथ लिया वो हमारा क्या हो जाता है हर के रूप में चली जाता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो y बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पर क्या आ गए 2x हो गया। तो यहाँ से आप देख लीजिए थोड़ी सी ऊपर मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है ना, देखिए y बराबर हमने हमारे यहाँ पे क्या निकाला था 2x निकाला था। तो अब y बराबर में 2x बराबर हमने क्या करूँगी k मानना पड़ेगा ये। ठीक है ना, k मानना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर k माना तो y बराबर में भी k क्या इसके बराबर में भी इसको कर देंगे और इसके बराबर में भी इसको कर देंगे। तो y बराबर में k हो गया और 2 के बराबर 2 k यहाँ पर क्या हो गया k हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि x बराबर में k बटा 2। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर हमारा x बराबर में k बटा में 2 हो गया।
तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण जो फर्स्ट दिया गया था हमारे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 5, तो x प्लस 2 बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर जो हमारा निकला है यहाँ पर x बराबर में k बटा में 2, तो यहाँ पर क्या, इसका मतलब आपको ये समझ में आया k बटा में 2 कैसे हुआ कि 2x बराबर में k हुआ, जहाँ पर हम इस x को इधर ले आए तो इधर क्या हमारे क्या हो गया k और बटा में हमारा आ गया 2। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू क्या करेंगे, अभी जहाँ जहाँ पे x का वैल्यू लिखना पड़ेगा तो हमको x के बटा में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण में k बटा में 2 लिख दिए, और जिससे हमारा किसका वैल्यू आ गया, देख लीजिए, जिससे हमारा k का वैल्यू आ गया यहाँ पर हमारा 2। अब जब हमारा k का वैल्यू 2 आ गया तो इसीलिए k यहाँ पर k बटा 2 था, तो k बटा में 2, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्या था कि x बराबर में k बटा 2, अब y बराबर में इससे निकलेंगे k था, तो यहाँ पे क्या हुआ, k बराबर में 2 निकल गया, तो यही हो इसका हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो हमें क्या करना पड़ता है ना कि जब आप अनुपात निर्णय विधि से आप सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, किसी समीकरण युग्म को, तो आपको k का वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब आप k का वैल्यू आपको निकल गया तो बस आप समझ जाइए कि हमारा आंसर निकल गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर k का वैल्यू 2 आया, तो आप यहाँ पर 2 कर सकें, 2 को यहाँ पर निकालेंगे तो x बराबर में आपका 1 आ जाएगा, या फिर y के बराबर निकालेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि x बराबर 1 आ गया और y बराबर हमारा क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि अनुपात निर्णय विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ वज्र गुणनखंड विधि। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमारे यहाँ पर 2 समीकरण लिए गए। अब 2 समीकरण को हम 2 समीकरण के रूप में हमने यहाँ पर a1x b1y और c1 हमने यहाँ पर 0 कर दी, a2 बराबर x b2 बराबर y और c2 बराबर हमने 0 कर दी। मान लीजिए हमने इसको लिखी हूँ वज्र गुणनखंड विधि में, हमने इसको पहले फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, फार्मूला कैसे निकलता है और निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको निकालने के वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको ये इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि x बटा में b1 बटा में c1 b1 c1 फिर b2 c2 आपको लिखना पड़ता है, फिर कोने से कोने गुणा करेंगे, फिर बराबर में y बटा में ca, फिर वहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2 2, तो फिर इसके ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 1 बटा में a1 b1 फिर a2 b2। मतलब ये आपको ध्यान ये रखना है कि bc ca या फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे ab हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जब हम कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो x बटा बराबर बटा में b1 c2 माइनस b2 c2 b1 b2 और c1 बराबर में y बटा में c1 a2 माइनस में c2 a1 हो जाएंगे, फिर y बटा में a1 b2 माइनस में a2 b2। देखिए इस जो यहाँ पर मेथड है वज्र गुणनखंड विधि, इसको आप समझ पाएंगे तब जब आप प्रश्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें यदि बहुत बार यूज होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से जो समीकरण होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 हो गया, और यहाँ पर हमने ये निकाल दी। अब यहाँ पर जो आए थे ये, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर इसके बराबर में ये कर देंगे, इसके बराबर में ये, फिर इसके बराबर में ये कर देंगे, तो यहाँ से हमारा समीकरण निकल जाएगा। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर निकाल दी हूँ। आपको ध्यान बस यहीं तक रखना है, ठीक है ना, आपको ध्यान यहाँ तक रखना है। और जब आप यहाँ तक आप समझ जाएंगे ना तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक इसको यहाँ पर 2 लाइन में और मैं आपको क्या करती हूँ, खींच दी हूँ, तो आपको बेसिक नहीं यहाँ तक आपको समझना है। तो देखिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि को भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता दी हूँ, इस पर आप जो समीकरण होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो 2 चर वाले युग्म जो चैप्टर था वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।